नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। इजरायल ईरान के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया से रवाना हुआ है भारत के लिए। रात को 10 बजे तक पहुंचेंगे भारतीय छात्र। 110 छात्रों का ईरान से रेस्क्यू किया गया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं ज्यादातर छात्र। ईरान के उर्मिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। इजरायल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुछ भारतीय छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते ईरान से बाहर निकाला गया है। इन छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो ईरान के उर्मिया शहर से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ईरान में पढ़ाई कर रहे मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स को और छात्रों को भी निकालने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि तेहरान में बीते दिनों जिस तरीके से हमला हुआ मेडिकल यूनिवर्सिटी पे, उस हमले के दौरान 2 कश्मीरी छात्र घायल हुए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को एक लेटर भी लिखा था। विदेश मंत्रालय ने उस दौरान जवाब भी दिए थे। ईरान और इजरायल के बीच जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। तबाही इस कदर कि शहर के शहर उजड़ गए हैं। लोग किसी तरह जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। ईरान में हालात और ज्यादा भयानक हैं। इजरायल ने अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला किया, जिससे ईरान में त्राहिमाम मचा हुआ है। भले ही ये जंग 2 देशों के बीच छिड़ी हो, लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष से भारतीय छात्र भी बुरी तरह प्रभावित हैं। ईरान में फंसे करीबन 4000 भारतीय छात्र हर पल खौफ के साए में जी रहे हैं। पता नहीं किस पल कोई मिसाइल उन्हें अपनी जद में ले ले। हवाई मार्ग बंद होने की वजह से उनका भारत लौटना फिलहाल मुश्किल है, नामुमकिन सा लगता है। वहां छात्र परेशान हैं तो भारत में उनके परिजन भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। ईरान में पढ़ाई कर रहे ज्यादातर छात्र छात्राएं जम्मू कश्मीर से। इनके परिजनों ने रविवार को श्रीनगर में प्रदर्शन करते हुए छात्रों की सुरक्षा की मांग की। ईरान में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास के हालातों पर हम नजर बनाए हुए हैं। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है, परेशान है। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों से अपील करी है कि वो अपने स्तर पर तेहरान से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक हेल्प सेंटर भी शुरू किया है। जंग के हालातों के बीच फंसे भारतीय छात्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। छात्रों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही अपील है कि प्रधानमंत्री जी, हमें किसी तरह घर बुला लीजिए। आज अपने इस खास शो के जरिए जंग के बीच फंसे छात्रों की सुरक्षा पर ही हम तमाम बातें करेंगे, तमाम पहलू जानेंगे कि किस तरीके से उनको निकाला जा रहा है और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि तेहरान में जिस तरीके से हमला हुआ था, उसमें 2 कश्मीरी छात्र घायल हो गए थे। उसके बाद लगातार बहुत तेजी से मुखरता से, खासकर जम्मू कश्मीर से मांग उठ रही है कि बच्चों को वापस बुलाया जाए। इस बीच बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर दें। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एक्टिव हुआ है अमेरिका भी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात हो गए हैं। पोजीशन मजबूत करने के लिए फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं।
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात और इन हालातों के बीच में अमेरिका भी अब कह सकते हैं कि एंट्री ले चुका है। चलिए, मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अशरफ जैदी इस कड़ी में सबसे पहले जुड़े हैं हमारे साथ। आप एडिटर हैं द लीडर्स मैगजीन के। बहुत स्वागत है अशरफ साहब आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, तेहरान में जिस तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे पहला हमला हुआ, जिसके बाद 2 कश्मीरी छात्र घायल हुए, पूरा कश्मीर किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर परेशान था। खासकर कश्मीर का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ईरान में पढ़ने वाले MBBS की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर बच्चे कश्मीरी ही हैं। उनका इवैक्यूएशन शुरू हो गया है। चूंकि उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को और उसके बाद अलग अलग छात्र संघों ने भी लेटर लिखा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम हर मुनासिब और मुफीद कार्रवाई कर रहे हैं। आज पहला जत्था रवाना हुआ है जिसमें 110 बच्चे, क्या कहेंगे? देखिए, ये जंग जो इसराइल ने शुरू की है, इसमें बहरहाल ईरान एक इतना बड़ा देश है कि जिसमें दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि और भी दूसरे सेक्शन से जुड़े हुए लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। अब जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर और पूरे ईरान को इसने अपनी चपेट में लिया, चूँकि सिर्फ तेहरान में ही हमला नहीं हो रहा है बल्कि ईरान के दूसरे शहरों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं और ये हमले रात दिन हैं। वहाँ पे सिर्फ तेहरान में या अरूमिया या अराक ही नहीं, ये वो शहर हैं, मुख्य शहर हैं कि जहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट, वो MBBS की पढ़ाई करते हैं। मुख्य शहर तेहरान है जहाँ पे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट हैं। उसके बाद अरूमिया है, अरूमिया की यूनिवर्सिटी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वो भी MBBS कराती है। वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में हमारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा अराक यूनिवर्सिटी है और फिर शिराज है। इसके अलावा एक और बड़ा सेक्शन जो वहाँ पे पढ़ाई करता है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, वो मुख्य शहर है कुम एक रिलीजियस सिटी है जहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे रिलीजियस पढ़ाई पढ़ते हैं। इसके अलावा मशहद जो शहर है उसके अंदर भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं। इन सभी के लिए जो है वो मसला बन गया है। सभी लोग बहरहाल परेशान हैं। उनके माँ बाप जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बसते हैं, वो अपने बच्चों की सेहत और उनकी सलामती के लिए बहरहाल रात दिन परेशान हैं और सरकार को चाहिए कि उनको वहाँ से वो इवोकेट कराए और उनको वो सुविधा फराहम करे कि वो अपने देश सही और सलामत वापस आ सकें। जहाँ तक इस हमले का सवाल है, बहरहाल जंग का जो मैदान है वो अब खुल चुका है। ईरान ने मुख्य तौर पर कहा है कि जंग की शुरुआत तुमने की है और जंग का खात्मा हम करेंगे। जंग का खात्मा किस तरह होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से इसराइल तेहरान को निशाना बना रहा है, दूसरे शहरों को निशाना बना रहा है, उससे नहीं लगता कि ये जंग अभी करीब में रुकने वाली है। जंग बढ़ेगी मेरे हिसाब से और जंग का जो मैदान है वो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा। और अगर अमेरिका, अशरफ साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। इस बीच देखिए हमारे साथ में निसार अहमद गनी जी भी जुड़े हुए हैं, एक छात्र के पिता हैं ये। गनी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ पहला सवाल सर, चिंता बहुत ज्यादा हो रही होगी लेकिन बच्चों को निकालने का काम जो है वो शुरू कर दिया है भारत सरकार ने। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अपना हाथ हटा लीजिए कैमरे से सर, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ जी, बच्चों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। मेरी बेटी शिराज में पढ़ रही है, शिराज यूनिवर्सिटी में जी। कल उनको वहां से शिफ्ट किया गया है किसी और सिटी में।
लेकिन अभी वहां से वो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई भी सिटी सेफ नहीं है। बिल्कुल। अब उनको एम्बेसी की तरफ से बोला गया, हम कल आपको नियरेस्ट किसी कंट्री में शिफ्ट करेंगे। लेकिन हम थैंकफुल है इंडियन एम्बेसी के, जो इन टच रहे बच्चों के साथ, उनको कल से वहां इवेक्यूएट किया सेफर प्लेस दूसरी सिटी में, वहां उनको एकोमोडेशन वगैरह भी दे दी। आपकी अपनी बेटी से बातचीत हो पा रही है क्या? रेगुलर बेसिस पे आप बातचीत उससे कर पा रहे हैं? नहीं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। वहां उस सिटी में नेट चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, मैसेज वगैरह हो पा रही है, बात नहीं हो पा रही है। उनका क्या मैसेज कहना वगैरह है? हो पा उनका क्या कहना है कि क्या उनको किसी बंदरगाह, माफ कीजिएगा, बंकर में शिफ्ट किया गया है या कहीं उनको सेफेस्ट प्लेस में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि शहर बदला गया है, लेकिन शहर तो इस समय ईरान में कोई भी सेफ नहीं है सर। कल तक जिस शहर में मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो सिटी का ना, वो बच्चे ने बोला कि डिस्क्लोज नहीं करना हमारी लोकेशन, जिस शहर में कल उनको शिफ्ट, कल तक वो सेफ था, लेकिन आज रात को उस शहर में भी अटैक वगैरह हुए हैं। बच्चे बहुत सहमे हुए हैं, वो बोलते हैं हमको किसी भी तरीके से इंडिया ईरान के बॉर्डर के बाहर भेज दे कहीं किसी भी कंट्री में, ताकि हम सेफ रहे। ठीक है। बाकी इंडियन एम्बेसी उनके साथ है, वो उनको पूरा ख्याल रखती है, होटल वगैरह में उनको रखा गया है, खाना पीना भी दे रहे हैं। अब बच्चों को यही इसीलिए वो अपनी सेफ्टी में वो बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ईरान के बाहर किसी कंट्री में ले जाओ जहां हम सेफ रहे। आपको हमारे माध्यम से पूरी इंडिया सुन रही है और साथ साथ में कह सकते हैं कि तमाम वो अधिकारी जो शायद आपके बच्चे की तरह और भी बच्चों को लाने की कोशिश और जल्दोजहद में लगे हुए हैं, वो तमाम अधिकारी भी सुन रहे होंगे। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और भी पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी चिंता की तरह ही और माँ बाप की भी चिंता होगी अपने बच्चों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो हमारे हाथ में तो हम कुछ, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि बच्चों को किसी भी तरह से ईरान के बाहर किसी और कंट्री में शिफ्ट करे इमीडिएटली। ठीक है, क्योंकि एयर स्पेस तो ईरान में बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कल उनको बाय रोड ले जाया गया दूसरी सिटी में, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको दूसरे किसी नियरेस्ट कंट्री में शिफ्ट कर ले, उसके बाद देखा जाएगा वहां से अगर एयरलिफ्ट करते हैं। नियरेस्ट कंट्री में भी सर देखिए, आप भारत सरकार के सामने ये थोड़ी सी समस्या को समझिए कि जब हम अर्मेनिया की बात करें, चूंकि अर्मेनिया के रास्ते का मार्ग इसलिए चुना गया है इंडिया की साइड से क्योंकि अर्मेनिया और भारत के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर वही आप अजरबैजान की साइड चले जाएंगे तो अजरबैजान के संबंध इंडिया के साथ में बहुत अच्छे नहीं है, बहुत मुफीद उतने नहीं है जिसमें हम उनसे थोड़ी सेंसिटिविटी या फिर ह्यूमन एंगल की अप्रोच की बात कर सकें सर। तो ये एंगल भी देखना है कि यहां से निकल करके आपके बच्चे डेंजर जोन में ना जाएं, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ भारतीय सरकार की अस्मिता भी जुड़ी हुई है सर। कोशिश लगातार जारी है और न्यूज इंडिया भी आपसे कहेगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके बच्चे जरूर सुरक्षित वापस आएंगे और इंशाअल्लाह हम दोबारा से जब बातचीत कर रहे होंगे तो हम आपके बच्चों की आप बताएंगे मुझे कि खैरियत से पहुंच गए हैं आपके बच्चे। जी 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 ठीक है। हमारे साथ में अब्बास रजवी जी जुड़े हुए हैं। सर आप हमारे साथ में बने रहिए, मैं और भी बातचीत आपसे करूंगी। अब्बास रजवी जी जुड़े हुए हैं, ईरानी स्कॉलर हैं आप। अब्बास जी मैं आपके पास आऊंगी, आप इन पूरे हालातों को किस तरीके से देखते हैं? खामनेई ने आज ऐलान कर दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि भाई अब तो ये ऐलान जंग है और शुरुआत तुमने करी है, खत्म मैं करूंगा। हालांकि ईरान की सिचुएशन इजराइल के सामने उतनी ज्यादा एस्टैब्लिश नजर नहीं आ रही है, 5 दिन बीत चुके हैं। आगे आप क्या मंजर देखते हैं अपनी आंखों के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस चैनल पे आने का मौका दिया है। दरअसल बात यह है कि मुक़ाम मौज़म रहबर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने जो आज वहाँ की आवाम के लिए टीवी नशरियात पे लाइव एक खिताब दिया है। दरअसल बात यह है कि अगर कुछ पास्ट में जाए और एक अच्छा तजुर्बा रहा है ईरान का, जो इराक के साथ उनका एक जंग चला है, जिस तरीके से आपके मुख्तलिफ चैनलों पे ये कहा जाता है कि वहां की जो टॉप लीडरशिप थी या जितने भी वहां का के उनके सुप्रीम कमांडर थे, जो भी IGRC से जो कनेक्टेड थे, वो मारे गए हैं, अब खत्म हो गया, वो हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्योंकि मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि जो इराक और ईरान के जंग के दौरान भी इसराइल, अमेरिका
और जितने भी यूरोप कंट्रीज थी वो उस वक्त इराक के पीछे थी। और एक ही दिन में 70 हाई ऑफिशियल्स को मारा गया। 70 वो फिगर था 70 एक ही दिन में। उसके बावजूद भी ईरान आगे बढ़ता रहा आज तक। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस शिया स्कॉलर बात कर रहा हूं जो जहाद की बात बार बार टेलीविजन पे आती है। मेरे मसले के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, शायद आपको भी पता नहीं होगा, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के। जहाद इस वक्त हमारे मसलक के हवाले से नहीं होता है। जहाद कब होता है? जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसके बाद जो उनके जो हजरत अली थे या उनके फर्जंदान थे। अब जो हमारा अकीदा है कि इमाम महदी आएगा, इमाम महदी आएगा। जब इमाम महदी आएगा तो उस वक्त जहाद होगा। अब आपका सवाल यह होगा कि फिर ईरान क्यों लड़ रहा है? इसलिए हम उसको कहा जाता है दिफा। और दिफा उसको कहा जाता है कि अगर कोई मुझे छेड़े और मैं उसको नहीं छोड़ूं। शुरुआत इसराइल ने की। अब यकीनी तौर जो मैं साहिब का एक तजुर्बा जो मुझे है कि जो मैंने ईरान में देखा है, जब मैं स्टडी वहां करता रहा हूं 12 साढ़े 12 साल, और वहां की आवाम जो है उनकी ऐसी तरबियत ही हुई है कि वो पीछे हटने वाले नहीं। कल आज तक आपका जो एक चैनल है उस पे एक मोहतरमा फरमा रही थी कि शायद आयतुल्लाह खामनेई भाग गए हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको यकीन से ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा, सबसे पहले तो ये कहूं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि वहां की हुकूमत चेंज हो जाए। अगर हो भी जाए लेकिन सर अब्बास रजवी साहब, मेरा सवाल सीधे तौर पर है। आप हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, आप खामनेई की बात कर रहे हैं, आप तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला मेरे ख्याल से, असल फसाद मेरे ख्याल से ये नहीं है। आपको अपने जहन में थोड़ी सी ये बात दिलानी चाहिए कि जिस तरीके से परमाणु शक्ति को लेकर के लगातार सवाल होते रहे और ईरान अड़ गया, शायद ईरान ना अड़ता तो ये सिचुएशंस ना होती, या ईरान अब भी थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाए परमाणु शक्ति होने को लेकर के, क्योंकि उससे लॉसेस हैं सर, ये तो आप एक्सेप्ट करोगे ना? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एटमी वेपन्स की बात कर रहे हैं, क्या इजराइल के पास नहीं है? बिल्कुल है, इंडिया के पास भी है सर। इंडिया के पास होना चाहिए, और हम तो चाह रहे हैं कि इंडिया के पास और 200। क्योंकि अब देखें कि सबसे पहले आपको ये सवाल करना चाहिए कि इंडिया का क्या रोल रहा है इसमें। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं अपने वतन अजीज को, इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि जिन्होंने, जो ईरान को भी अपना दोस्त समझते हैं और इजराइल को भी अपना दोस्त समझते हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हूं, मैं इनके साथ हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पीस और अमन हो जाए। अगर आप भी उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से मोदी जी ने बात की है, तो कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से कि आप ये कह रहे हैं कि वहां ये हो रहा है, वो नहीं मान रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये ट्रंप की इतनी क्या औकात है कि वो ये कहे कि आपको नहीं पता मैं कौन हूं। क्या है वो? 4 साल के बाद उसका नामो निशान कहीं नहीं होगा, है क्या? वो हर एक के साथ बदमाशी नहीं, मेरी बात सुने। पाकिस्तान जो हमारा जो रजवी साहब, ट्रंप साहब के अधिकार, हक और हकूक, उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया इंडिया के साथ कि भाई अब हम बैठते हैं। रजवी साहब, बहुत मुआफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, और मैं आपसे कहूंगी कि अमेरिका के जो हक और हकूक हैं वैश्विक मंच पर, वो भारत ने उसको बता दिया कि तुम्हारी मध्यस्थता की हमें तो जरूरत नहीं है कि तुम हमारे मीडिएटर बनो किसी भी मसले पर। हम किसके साथ में दोस्ताना रखना चाहते हैं और किसके साथ दुश्मनी, ये हम निर्धारित करेंगे, हम तय करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरी आइडियोलॉजिकली मोदी जी के साथ इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। मैं तो ऐसे ही आदमी चाहता हूं कि जो यहाँ ट्रंप जो ये चाह रहा है कि नहीं, जो कुछ मैं कहूं तो वही हो। जिस तरीके से पाकिस्तान आज वहीं बैठा हुआ है, वो क्यों बैठा हुआ है? उसको पता है कि अगर मेरे मुल्क में इस वक्त प्याज 350 रुपए किलो है, अगर मैंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो कल 600 रुपए किलो बिकेगा। मैं तो यही चाह रहा हूं कि काश आपके चैनलों पे भी यही बात हो
सर आप, मुझे लग रहा है कोई और चैनल देख रहे हैं, आज से आप न्यूज इंडिया देखना शुरू करें सर, क्योंकि हम मुल्क की बात करते हैं, हम वतन की बात करते हैं और वतन के प्रेम की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपको चैनल बदलने की जरूरत है। मैडम आप तक ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस दौरान मैं स्टडी करता रहा हूँ ईरान में, और जब वो ये सुनते थे कि ये इंडियन है, वो इतना एहतराम भी करते हैं। पता क्यों? जब वहां का रिवॉल्यूशन आया है उसके फौरन बाद, अगर ईरान की सपोर्ट जो की है वो इंडिया ने की है, टेक्नोलॉजिकली हर हवाले से सपोर्ट किए उस वक्त, लेकिन अभी तक वो याद है। और उस चीज का कोई गलत फायदा ना उठाएं, जिस तरीके से दूसरे चैनलों पे गलत फायदा, वो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ठीक है सर, मैं आपसे एक विषय पर अब हम अपने वापस आएंगे, हमारा जो मुद्दा है हम उस पर वापस आएंगे। और सवाल मेरा बच्चों की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान गवर्नमेंट ने भी तमाम इंडियंस के से अपील करी, बच्चों से अपील करी कि सुरक्षित जगहों पर आप जाइए, अगर आप बाय रोड सफर कर सकते हैं तो आप जाएं और आपको सुरक्षित निकाला जाएगा। इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बच्चों से अपील करी है। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं सर? बेसिकली जो वहां के जो तालिब इल्म है, चाहे वो अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं जी, वो अभी मेरे पहले कोई भाई जो यहाँ बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक तो तेहरान में और दूसरा कह रहे थे 2-3 शहरों का, लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स है वो पूरे ईरान के जो मुख्तलिफ शहर है, एक अरक शहर है वहां आप यहाँ पर जिक्र किसका कर रहे हैं? जो एक स्टूडेंट के वालिदान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप उनका जिक्र कर रहे हैं या आप किसी और का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, उससे पहले जो बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है, ओके डन, बोले सर। तो यानी अगर तकरीबन 15-16 सिटीज में यहाँ के जो बच्चे जो हैं वहां इस वक्त ज़ेर तालीम, और उनकी तादाद सैकड़ों है। और जिस तरीके से जो अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला हुआ है, उसमें मैं भी हूँ। ठीक है। और वहां इस वक्त इंटरनेट की प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप कॉल नहीं होती है, और वो डायरेक्टली मुझे कॉल करते हैं और मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। और जितना यहाँ ये कहा जाता है कि वो परेशान है, इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि शायद आपने भी इस चीज का मुशाहिदा किया होगा कि जब ऊपर से ड्रोन चलते रहते हैं तो वहां के लोग बिल्कुल इस चीज की परवाह भी नहीं करते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो उनके वालिदैन यहाँ हैं वो बड़े परेशान हैं। लेकिन अलबत्ता जो चंद वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि जो इंडियन एम्बेसी है, और उन्होंने काफी कोऑपरेट किया उनके साथ, और वो तकरीबन परसों से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको कैपिटल तेहरान से निकाला जाए, और उनको किसी खास एक शहर में अभी रखा गया है कि जिसका मैं नाम मुनासिब समझता हूं कि मैं इस चैनल पे ले लूं, और उनको वहां मुख्तलिफ होटलों में रखा गया है। हत्ता कि मैंने ईरान में ये भी देखा है कि वहां एक जेर जमीन भी एक वहां उनका एक कमरे होते हैं, उनको मैंने ये भी बोला है कि आप होटलों में भी कोशिश करें कि एक जेर जमीन है, अंडरग्राउंड जो इनका ईरानियों का एक वो कल्चर है, हाँ बिल्कुल, वहां आप बिल्कुल अपने लिए कोशिश करें जगह की। और फिर उन्होंने वहां कोई एम्बेसी का कोई आदमी एक था, उन्होंने उनकी भी बात मेरे साथ करवाई, लेकिन मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं और मैं गवर्नमेंट का इंतहाई मशकूर हूं और थैंकफुल हूं कि इस वक्त वो सबसे उस पर अहमियत दे रहे हैं कि जितने भी हमारे वहां बच्चे हैं उनको सेफ जोन से निकाला जाए, सेफ रास्तों से निकाला जाए, ताकि वो अपने ठीक है। रजवी साहब आ रही हूं मैं आपके पास। अशरफ जैदी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्लीज मेरी टीम मुझे कमांड देगी, अगर ब्रेक का समय हो गया है तो मैं ब्रेक पर जाऊंगी, उसके बाद मैं जो है मार्क आउट करूंगी। प्लीज मुझे बता दें। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आप सभी हमारे साथ में लगातार बने रहिए। ब्रेक के उस पार चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार देखिए हर एक पहलू पर बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार युद्धगत हालातों के बीच में, हालांकि ईरान ने इसे युद्ध जरूर, ऐलान जंग जरूर कह दिया है, लेकिन इसको युद्ध से ज्यादा टेंशन कहेंगे। 5 दिन का समय बीता है, ये स्थिति कहां तक बिगड़ती हुई नजर आ रही है और कब संभलती हुई नजर आ रही है, इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत हो। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इसी बात पर
कि ईरान और इजरायल के बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इस बीच छात्रों का रेस्क्यू, स्टूडेंट्स का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। आपको याद होगा तेहरान में जिस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज में हमला हुआ जिसमें 2 कश्मीरी छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने एक्शन लेते हुए लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को। जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम भी सड़कों पर आई और उसने कह सकते हैं कि सुरक्षा की बात की थी अपने बच्चों की, जिसके बाद लगातार एक्शन चल रहा है। आज पहला जत्था रात को 9 बजे पहुंचने वाला है इंडिया, जिसमें 110 बच्चे होंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में अशरफ जैदी साहब जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं द लीडर्स मैगजीन के। इसके अलावा हमारे साथ में और भी 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें निसार अहमद गनी हैं, शात्रा के पिता हैं आप, और अब्बास रजवी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर करने वाली हूँ, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अशरफ जैदी साहब। अशरफ जैदी साहब, मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे समझना चाहती हूं आप ईरान के आगे के प्लान को कैसे देखते हैं, क्योंकि खामनेई ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये ऐलान जंग है, लेकिन अगर मौजूदा समय में ईरान की स्थिति को देखा जाए तो वो इजरायल के सामने उस लेवल पर नहीं टिकता हुआ नजर आता है, पर ऐलान जंग डिक्लेयर कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जब एक मुल्क, एक देश ने एक देश के ऊपर हमला किया है तो उसमें चाहे वो कोई भी देश हो उसको कंडम करना चाहिए, क्योंकि इस्राइल ने ईरान के ऊपर हमला करके उस एक शांतिपूर्वक देश को उभारा है और उसको मजबूर किया है कि वो जंग के अंदर कूदे। और अब जब उसकी ज़मीन के ऊपर हमला हुआ है, उसके देश के ऊपर हमला हुआ है, तो वो पूरी कौम मुत्तहिद है, इकट्ठी है इस बात के लेकर के अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस्राइल जैसा देश के जिसने कई मुल्कों को तबाह किया अपने आस पड़ोस पे, जिसका एक रिकॉर्ड है और जो यूएनओ के किसी भी कानून को नहीं मानता। हमने पिछले कई सालों से, 2 साल से और उससे पहले भी हमने देखा है कि फ़िलिस्तीनियों के ऊपर उसका अत्याचार है, उसका लेबनान के ऊपर अत्याचार है, सीरिया के ऊपर अत्याचार किए हुए हैं, उर्दून के ऊपर बहुत सारे हम। इसी तरीके से वो देश अब बढ़ता बढ़ता ईरान के ऊपर पहुंचा है। ईरान इस तरह नहीं है, यानी ईरान का मुकायसा और ईरान को आप नहीं मिला सकते फ़िलिस्तीन से, नहीं मिला सकते आप सीरिया और लेबनान से। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान का मित्र देश भी है और ईरान की एक सभ्यता है। आज आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने यही बोला कि दुनिया को सुनाया, ट्रंप को खिताब करके उन्होंने बोला कि देखिए हम आत्मसमर्पण करने वाले नहीं हैं, आप हमें डराकर धमका कर ये चाहते हैं कि अपनी बातों को मनवाएं, तो आपने ईरान की तारीख को नहीं पढ़ा है, आपने ईरान की हिस्ट्री को इसका मतलब नहीं पढ़ा है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम दुनिया के कानून का पास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर थोपी हुई वॉर को हम नहीं लड़ सकते। ये शुरुआत है, यकीनन शुरुआती दौर में ईरान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ईरान ने अपने बड़े बड़े कमांडर्स को खोया, लेकिन अब जब से ईरान ने दोबारा से अपना बदला लेना शुरू किया है तो ईरान ने तिल अवीव को खाक में मिलाने की जो कसम खाई है, और हम बहुत इस तरह के फुटेज देख रहे हैं कि हैफा का बुरा हाल ईरान ने किया है। तिल अवीव के अंदर जो सेंसर लगाए गए हैं, मीडिया के ऊपर जो पाबंदी है, अगर वो ना हो तो हकायक नजर आएंगे। ईरान ने इस जंग को कहा है कि इसका खात्मा हम करेंगे। यकीनन देखिए, ईरान ने उस वक्त भी 8 साल तक जंग लड़ी है जो सद्दाम के जरिए वेस्ट ने ईरान के ऊपर थोपी थी। 79 के बाद 87 तक जो जंग थी ईरान के ऊपर जो सद्दाम के जरिए थोपी गई, जब ईरान कुछ नहीं था तो उसने 8 साल जंग लड़ी है। तो आप ईरान को ये मानकर न चलिए कि ईरान कमजोर है। इसी कमजोर ईरान के सिलसिले में एक प्रोपेगेंडा इसराइल ने बनाया कि अब ईरान कमजोर है, उसके ऊपर हमला करके हम उसको फतह कर सकते हैं, उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये दुनिया जो इसराइल की बातों के ऊपर यकीन करके ट्रंप ने उसको हरी झंडी दी है इसराइल को कि वो हमला करे,
मैं समझता हूँ ये तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। और मिडिल ईस्ट जरूर बदलेगा, लेकिन ईरान की चाहत के मुताबिक मिडिल ईस्ट बदलेगा। ये ईरान को जब आप देख रहे हैं तो ईरान वो देश है कि जिसके ऊपर पिछले 46-47 साल से पाबंदी है। ईरान बाहर से अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकता, ईरान बाहर से किसी से हथियार नहीं खरीद सकता। ईरान अपने ऊपर भरोसा करते हुए, अपने साइंसदानों के ऊपर भरोसा करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करते हुए इस मैदान में कूदा है। और यकीन जानिए ईरान वो करने जा रहा है कि जो अभी तक इस पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। अमेरिका भी पछताएगा, इस्राइल भी पछताएगा और उसके हामी देश भी पछताएंगे। ठीक है, अमेरिका, इस्राइल और उसके तमाम जो उसके हामी देश हैं वो पछताने वाले हैं। अपनी रोल को प्ले करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी वापस। हमारे साथ में देखिए निसार अहमद गनी लगातार जुड़े हुए हैं। सर देखिए, जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं एज अ पेरेंट, मैं आपके पास आपसे आपकी चिंता समझना चाहूंगी कि जब लगातार टीवी स्क्रीन पर खबरें चल रही होती हैं ईरान, इजराइल, और ईरान ने आज धमकी दे दी या ईरान ने कह दिया कि अब तो खुली जंग होने जा रही है, बीइंग एन पेरेंट कितना ज्यादा डर और ज्यादा जहन में छा जाता है अपने बच्चों को लेकर के, क्योंकि वालिद का दिल तो वालिद का दिल होता है। जी जी, जब ये टीवी पर न्यूज वगैरह चलते हैं कि ऐसा हुआ, यहाँ अटैक हुआ, वहां अटैक हुआ, तो नेचुरली बहुत चिंता होती है। घर में माहौल बहुत खराब है क्योंकि वहाँ सब चिंतित है बच्चों के लिए, चाहे मेरी बेटी हो या और भी बच्चे वहाँ हमारे हैं, पूरे इंडिया से वहाँ बच्चे पढ़ने गए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हमारे बहुत टेंशन हो रहा है। जब न्यूज पे देखते हैं कि आज यहाँ अटैक हुआ, कल वहाँ अटैक हुआ, अब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए या कम से कम फिलहाल उनको किसी सुरक्षित जगह में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, इंडियन एम्बेसडर से उनको फुल कोऑपरेशन मिल रहा है। कल उनको शिराज से, वो शिराज में पड़ती है, शिराज से इवैक्यूएट किया गया है किसी और जगह में, क्योंकि बच्चों को बोला गया है अपनी लोकेशन डिस्क्लोज मत कीजिए, आपको कहाँ ले जाया गया है। वहाँ उनको होटल अकोमोडेशन दी गई है, खाना पीना दिया गया है, लेकिन अब बोल रहे थे उनको कि शायद कल हम आपको किसी और कंट्री में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में रजवी साहब लगातार जुड़े हुए हैं। रजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। अब्बास रजवी साहब, देखिए आप लगातार कह रहे हैं कि मेरा राब्ता तमाम लोगों से लगातार बना हुआ है। इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि आप ईरान में काफ़ी समय तक रहे भी हैं, आपने पढ़ाई के लिए रहे और तमाम जो आपकी चीज़ें रहीं उसके लिए भी आप रहे। मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप ईरान के इस स्टैंड को कैसे देखते हैं? क्या मिडिल ईस्ट की तकदीर चेंज होने वाली है? और इंडिया के दोनों देशों के साथ मुआहदे को भी कैसे देखते हैं आप? देखें, जिस तरीके से हम अमन की बात कर रहे हैं, और पहले भी मैंने ये कहा है कि हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी किसी के साथ नहीं छेड़ेगी। अगर कोई छेड़ेगी तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये जंग ये इजराइल ने शुरू की है, न कि ईरान ने। और उस वक्त जब पहले की जंग हुई थी इराक और ईरान की, उस वक्त भी सद्दाम को इस्तेमाल किया गया था, तो उस वक्त सद्दाम ने शुरू की थी और फिर ईरान ने दम खत्म किए। और इस दफा भी देखें, ये मैं आज आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ, और जिस वक्त ये बात साबित होगी उस वक्त फिर मुझे बुला लेना। ईरान पूरी दुनिया में ऐसा सरप्राइज देगा, पूरी दुनिया हैरान होगी कि ये क्या हुआ। इसलिए क्योंकि मैं ईरानी कौम को जानता हूँ। हाँ, कल तक वहां भी कुछ अख्तिलाफात थे अंदरूनी तौर, लेकिन आज आप अपने चैनल के जरिए आज अपने किसी भी तरीके से आप वहां पता करें कि आज ईरानी एक हैं। कल जिस तरीके से ट्रंप कह रहा था कि हमें आयतुल्लाह खामनेई के जो लोकेशन है मुझे पता है, वो है, ये है, ये मैं बता दूं, अगर उसके एक बाल को कुछ हो तो ये मैं बता दूं कि वो अमेरिका के लिए एक सैलाब और एक आंधी हो। तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम वो लोग जो अपने जहन में विनाशकारी आइडियाज रखते हैं या जो सोचते हैं कि तबाही का मंजर हम दिखा देंगे, उनके लिए ईरान शायद गलत बयाना हो गया है? नहीं, आप नहीं समझ रहे शायद मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आयतुल्लाह खामनेई वो सिर्फ हुकूमती सतह पे सिर्फ लीडर नहीं है, बल्कि वो
एक स्कॉलर है। स्कॉलर क्या, वो एक दीनी पेशवा है, रूहानी पेशवा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई वजीर आजम जो 4 या 5 साल के लिए हो, या कोई प्रेसिडेंट किसी रूहानी पेशवा के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, बिलखुसूस क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, क्या क्रिश्चियंस क्या करेंगे? इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं दावे से कि ईरान अगर 7 या 8 या 10 करोड़ आबादी है, एक अकीदती और एक रूहानी पेशवा की हैसियत से उनको आयतुल्लाह खामनेई के साथ रिश्ता है, न कि सिर्फ हुकूमती सतह। इसी तरीके से हमारे मसलक में यह अकीदा है कि हमारा इज्तिहाद है, और इज्तिहाद में सिर्फ उसके ईरान में फॉलोवर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उसके फॉलोवर है। इवन अमेरिका, इवन यूरोप कंट्रीज में जहां भी उसके फॉलोवर है, उनको फॉलो करना है। ये जरूरी है हमारे इसमें हमारे धर्म इस हिसाब से। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उनके जीन में है, क्योंकि वो पले हैं पहले से ही, इसमें उनके बच्चे पले हुए, उनको ऐसी तरबियत की गई है, उनको ऐसा माहौल मिला है कि बेकसूर बेखता किसी के साथ मत छेड़ो। हाँ, जब कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ो नहीं। और ये मैं आपको जरूर कहना चाह रहा हूं कि ईरानी ऐसी कौम है जिनको मैं ये कह रहा हूं कि वो कौम परस्त है, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अमेरिका की दखालत कभी कबूल करने वाले नहीं है, और वो अमेरिका के सामने झुकने वाली कौम। तो क्या ये माना जाए कि बीते दिनों जिस तरीके के हालात ईरान के नजर आए, अब इजराइल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। यह ईरान को आप पाकिस्तान न समझें, आप ईरान को आप अफगानिस्तान न समझें। अभी पाकिस्तान को जो ट्रंप जो है, अभी एक फोन करके उनको बुलाएं तो बस हो गया। जी करने वाली ये कौम नहीं है, क्योंकि इसकी एक खास वजह है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने वाला आदमी हो, न कि वो सिर्फ शिया। और महात्मा गांधी ने जब यहाँ हिंदुस्तान की आजादी के लिए तहरीक शुरू की है, उन्होंने यही कहा है कि मैं इमाम हुसैन के उस नक्शे कदम पे चलते हुए इस तहरीक को आगे बढ़ा रहा हूं। इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि इमाम हुसैन के बारे में शायद आप कम जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम हुसैन ने इंसानियत का दर्ज दिया है, अखलाक का दर्ज दिया है। इमाम हुसैन ने एक दूसरे को तहफ्फुज का दर्ज दिया है, लेकिन इसराइल ने वही नक्शा आज फिर खींच लिया है कि जो यहूदियों ने उस वक्त नक्शा खींचा हुआ था। लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है और अब इजराइल को सबक सिखाएगा और तमाम बातें, ठीक है, लेकिन वो जब इजराइल पे हमला कर रहा है तो उस दौरान उस देश में भी तो मासूम हैं, और मुझे नहीं लगता कि मासूमों की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना इस्लाम सिखाता होगा। सर, मेरा मकसद ये नहीं है कि ईरान इसराइलों को मार देगा, उनके बच्चों को मार देगा, जिस तरीके से इसराइल ने तकरीबन 30,000 मासूम बच्चे मारे हैं फलस्तीन में। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान ऐसा ही करेगा जिस तरीके से 35,000 बेवाई इस वक्त फलस्तीन में, नहीं, इसलिए कि ये मुझे पता है कि ईरान अकेला है। आप मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मुझे एक पर भी बेएतमाद नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि ईरान को अपनी गैरत है, अपनी हिम्मत है कि वो इसका जवाब देगा, जुल्म नहीं करेगा। हाँ, एक अलबत्ता ये बात है कि इसराइल इस वक्त टारगेटिंग कर रहा है सिविलियन पे, ईरान सिविलियन पे टारगेट नहीं कर रहा है। और ठीक है, आपकी बात से कितना इत्तेफाक सर रखते हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अशरफ जैदी साहब, आप क्या कहेंगे, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रजवी साहब की बात से? देखिए, इसराइल में इनोसेंट कत्ल हो या ईरान में इनोसेंट कत्ल हो, ये इसको कोई भी इंसान कबूल नहीं करता। लेकिन पिछले 2 साल से जो तांडव इसराइल ने गजा के अंदर मचाया है,
और अपने मिसाइल के जरिए जिस तरह वहाँ के बच्चों को, औरतों को, यानी 60,000 से ज्यादा बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल जो हुआ है, उस पे दुनिया की खामोशी यकीनन एक क्राइम है। इसी तरह लेबनान के अंदर उसकी बमबारी में मरने वाले वो बच्चे, वो इनोसेंट लोग, उनका जवाब कैसे इसराइल देगा? ये इसराइल है कि जो गजा के अंदर लाखों लोगों का कत्ल करके, उस पूरे खित्ते को बर्बाद करके, भूख से मारकर, उनके ऊपर भूख और प्यास से उन्हें कत्ल करके, अब उसने ईरान का रुख किया है। उसने यकीनन भूल की है, उसने ईरान को अगर गजा समझा है, अगर उसने ईरान को इस सीरिया और दूसरे मुल्क से मुकायसा किया है, तो वो अपने इस एक्ट के ऊपर बहुत पछताएगा। और मैं समझता हूं जब तक इसराइल का वजूद इस खित्ते में बाकी है, जब तक इसराइल का वजूद इस खित्ते में बाकी है, तब तक इस रीजन के लोग इसी तरह कत्ल होते रहेंगे। इसराइल का कमजोर होना जरूरी है। इसराइल का जो सपोर्ट अमेरिका के द्वारा किया जाता है, वो दुनिया और उस पर खामोशी इख्तियार करती है, ये हर इंसान के लिए सवालिया निशान है। इंसान होने के नाते हमें इसराइल का मुकाबला करना है। इंडिया की सिचुएशन आप कहाँ देखते हैं? आप इंडिया की सिचुएशन कहाँ देखते हैं? मैं इंडिया से देखिए, इंडिया के लोगों ने हमेशा मजलूमों की हिमायत की है। हमारी गवर्नमेंट हमेशा नॉन अलाइनमेंट के चलते उन देशों के साथ रही है कि जो देश नॉन अलाइनमेंट यानी इस्तकबारी ताकतों का मुकाबला करते रहे हैं। हमारा देश ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहा है, ईरान हमारे देश के साथ खड़ा रहा है। लिहाजा मैं अपनी गवर्नमेंट से एज ए नागरिक, इंडिया का नागरिक होने के नाते मैं ये गुहार लगाऊंगा कि वो इस हसास मौके पर ईरान का साथ दे, ताकि जो दोस्ती के उसूल है उनको उनके ऊपर खरा उतर कर दिखाया जा सके। इसराइल कोई देश नहीं है, बल्कि एक अपार्थाइड स्टेट है जो जबरदस्ती बसाया गया है, जिसकी वजह से पूरे रीजन में अनस्टेबिलिटी है। वो दूसरे मुमालिक के ऊपर हमलावर है। ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान के ऊपर हमला किया गया है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो ये जो कहता है कि हमारी बात नहीं मानी, एटॉमिक पावर बनने जा रहा है। तो आज भी ट्रंप का एक पोस्ट आया था सर, ट्रंप का पोस्ट आया था, उसमें वो कह रहे थे कि ईरान ने जो ये डिफेंस डील साइन कर ली है, वो अपनी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई है। उस पर भी आप क्या कहेंगे, एक बार बता दें। देखिए, ट्रंप तो न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन ट्रंप का धमकाना, देखिए ट्रंप की धमकी में हर देश नहीं आ सकता। आज इमाम खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने यही कहा है कि तुमने उस देश को धमकाया है, उस कौम और उस नेशन को धमकाया जिसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोग नहीं जानते। आपने ठीक है दूसरे देशों को धमका के उनसे अपनी बातें मनवाई होंगी, लेकिन ईरान आपकी बात मानने वाला नहीं है। और ट्रंप अपनी इन हरकतों की वजह से उनके बकौल, ईरान के सुप्रीम लीडर के बकौल पछताएंगे। ईरान को यह अधिकार है कि वो अपने यहाँ यूरेनियम का इनरिचमेंट करे, ये हर नेशन को अधिकार है, हर देश को अधिकार है। लेकिन ईरान एटम बम बनाएगा या नहीं बनाएगा? इसराइल के पास 100 से ज्यादा एटम बम है, उनके लिए अमेरिका ने क्या किया है? ईरान ने तो ऑफर दिया था अमेरिका को कि आप आइए मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को एटम बम से पाक यानी एटॉमिक पावर से पाक एक रीजन बनाते हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान की इस बात को नहीं माना, बल्कि इसराइल को हरी झंडी दी। ना फकत ये कि हरी झंडी दी, बल्कि इसराइल के हर हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है, जैसा कि ईरानी एक्सपर्ट मानते हैं और ईरानी पूरा रजीम भी मानता है। ईरान के लीडर्स बार बार ये कह चुके हैं, जब तक अमेरिका अपने एक्ट से, अपने गलत नीतियों से पीछे नहीं हटेगा, दुनिया में उसके पीछे तो रीजन भी है ना ज़ैदी साहब, उसके पीछे रीजन भी है। मेरे ख्याल से रजवी साहब इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, क्योंकि जब हम अमेरिका की इकोनॉमी को देखते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी ही वॉर इकोनॉमी है, एम्यूनेशन इकोनॉमी है। तो वो तो एम्यूनेशन को कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्शन को कंज्यूम करवाने के लिए एक मार्केट ढूंढता ही है, तो उसको तो युद्ध करवाना ही है। क्योंकि अभी आप मिडिल ईस्ट के अंदर देख लीजिए, और हमारे देश को भी बोले सर।
उसके बाद में रजवी साहब इसीलिए हमारे देश को भी इस अमेरिका की इस नीति की मुखालफत करनी चाहिए, न फकत हमारे देश को बल्कि दुनिया के हर अमन पसंद देश को अमेरिका की इस वॉर नीति की मुखालफत करनी चाहिए। चूंकि ये अमेरिका है जिसने एटॉमिक असलहे का इस्तेमाल किया है, ये अमेरिका है जिसने न जाने कितने देशों के अंदर इन्वेजन करके उनके रजीम चेंज किए हैं। और मैं एक बात कहता हूं आपसे, अमेरिका ने जो ये इसराइल को हरी झंडी दी है, ये इसलिए नहीं कि ईरान के पास एटम बम है या ईरान एटम बम बनाना चाहता है। अमेरिका को ये यकीन है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। सिर्फ अमेरिका ने इसलिए इसराइल को इजाजत दी है और हरी झंडी दी है ताकि वो ईरान के अंदर रजीम चेंज कर सके। और मैं समझता हूं जो लोग ईरान को नहीं जानते, ईरान के दाखिली और इंटरनल मामलात को नहीं समझते, वो ये खता कर रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज होगी। ईरान की जो रजीम है, वहां की जो सुप्रीम लीडरशिप है, उसको लोग जानते हैं, ना फकत ईरान के अंदर बल्कि दुनिया में उसकी सपोर्ट जितनी है वो शायद ट्रंप या अमेरिका के किसी लीडर की कभी नहीं रही है। और मैं समझता हूं वो जो सुप्रीम लीडरशिप है ईरान की, उसके लिए दुनिया का हर अमन पसंद इंसान उनको प्यार करता है, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उनकी हिफाजत के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही हैं। क्योंकि अगर ईरान इस जंग को हारता है, अगर ईरान के साथ कुछ होता है, तो फिर दुनिया का कोई भी देश इसराइल के सामने नहीं टिक पाएगा और इसराइल के इस जालिमाना रवैये को नहीं रोक पाएगा। दुनिया ईरान की तरफ इस वक्त इस एंगल से देख रही है, आरजू और उम्मीद के साथ, कि ईरान है जो इसराइल की गलत नीतियों को, उसकी वॉर की नीति को रोक सकता है, इस वॉर मशीनरी को रोक सकता है। लिहाजा जरूरी है कि ईरान इस जंग को जीते, इस जंग के अंदर इसराइल को उसकी औकात दिखाए और उसको मजबूर करे कि वो दूसरे ममालिक के ऊपर और मजलूम अवाम के ऊपर जुल्म ना करे। ये जरूरी है। इसलिए हमें मुतालबा करना चाहिए एज ए इंडियन कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट और हमारा साथ जो है वो मजलूम कौमों के साथ होना चाहिए, जैसे कि हमारी नीति रही है। रजवी साहब से एक बार मैं गवर्नमेंट से, मोदी जी से यही यकीन रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि वो साथ देंगे। ठीक है रजवी साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हो? दूसरा, जब मैं अमेरिका की बात करती हूँ या देश में कोई भी बात करता है तो अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि एम्यूनेशन मार्केट उनका होने की वजह से वो लगातार मार्केट ढूंढते हैं, एक वॉर इकोनॉमी है उनकी, इसी वजह से वो चाहता भी है कि युद्ध हो। और अभी रिसेंटली देखिए एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें अमेरिका ने कहा है कि इजराइल के तमाम आकाश को हमने कंट्रोल कर दिया है, फाइटर जेट्स को हमने तैनात कर दिया है। देखिए बेसिकली बात यह है कि एक तो मुझे हंसी आती है ट्रंप के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेसिडेंट है या ये और कुछ है। पहले एक ट्वीट करें और तकरीबन आधे घंटे के बाद जरूरी इंतजार करना पड़ता है कि और कोई ट्वीट आने वाला है। पहले टैरिफ था और चाइना के साथ कुछ, उसके बाद इंडिया और पूरे वर्ल्ड में फलाने को इतना टैरिफ लगाऊं, और एक पहले तो उसने उसमें एंगेज रखा है पूरे दुनिया को। अब जाहिर बात उसको तो कोई रास्ता मिलना चाहिए जिसके से आप एमिनेशन की बात करें, दूसरा तीसरा चीज की बात करें। अमेरिका सुपर पावर है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका को और भी डर है कि और कोई भी न बने। देखें हमारा हिंदुस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है और जितने भी हमारे यहाँ इंडियन नागरिक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क बने और आइंदा इंशाल्लाह ये मजबूत होगा। अगर थोड़ा भी, क्या मतलब मैं आप ही से सवाल करूं, क्या ये जो अमेरिका है वो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान मजबूत हो? नहीं चाह रहा हो, नहीं चाहता वो किसी के बारे में नहीं चाहता है। वो यही चाह रहा है कि बस सारे ये बने कि बस सिर्फ अमेरिका, क्योंकि जब पहला दिन था ट्रंप का और उसने यही बात बताई, फर्स्ट अमेरिका और पहले अमेरिका। जाहिर बात वो ये चाह रहा है कि ये जो उनकी गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, ये हर जगह पे चलते रहे। इजराइल उसका एक वो, जैसे मैं ये कहूं कि एक पालतू है वो, और वरना अगर आप 100 साल पहले की तारीख आप देखें कि इजराइल का वजूद ही नहीं था वहां। और जितना भी यूरोप में ये यहूदी थे, कोई किसी मुल्क में था, कोई किसी मुल्क में, उनको सबों को इकट्ठे करके उनको वहां बसाया गया है। और उसके बाद
जो कुछ इस वक्त ये जो दहशतगर्दी हो रही है, और मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से, जितनी भी दहशतगर्दी हो और मुल्क जितने भी हैं वो परेशान हो, और ताकि वो ज्यादा अम्मुनिशन और ज्यादा हथियार खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, ताकि इसकी मंडी लगती रहे। बिल्कुल निसार साहब, मैं आपके पास आऊंगी आखिरी में, चूंकि क्लोज कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आपको तमाम जो कश्मीरी वालिदान जो सुन रहे हैं, या देश में कहीं भी जो वालिदान हैं जो सुन रहे हैं, जिनके बच्चे ईरान में इस समय फंसे हुए हैं, उनको आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे और भारत सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो पैनिक ना हो। इंशाल्लाह हमारे बच्चे सेफ हैं। इंडियन एम्बेसी उनको पूरा गाइड कर रही है, उनको शिफ्ट कर रही है। आप इत्मीनान से रहे। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही रिक्वेस्ट है, इनको किसी भी तरह से इंडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर ले जाए, ताकि ये बच्चे सुरक्षित है, क्योंकि वो बहुत सहमे हुए हैं। जी, और अपने बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए तमाम जो बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, अलग अलग चर्चाओं पे उनकी भी नजर जा रही है, तो आपकी बेटी भी शायद आपको कहीं से सुन पाए, उसको क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप इत्मीनान से रहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है आपको सेफ निकालने की। आप टेंशन मत ले, एक दूसरे को हौसला दे, और एम्बेसी जो गाइड करेगी, जो बोलेगी, उनके अंडर ही रहे, उनके बातों पे ही चले, जो एम्बेसी बोलेगी वही तरह चले। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ में जुड़े और इस चर्चा को आपने बेहद खास और अहम बनाया। हमने हर चर्चा करी, हर पहलू पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, ईरान और इजराइल लगातार इन दोनों देशों के बीच में जंग की आहट है। 5 दिनों का समय निकल चुका है, लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में जुड़े, इंडिया की कोशिश है, वालिदान भी जुड़े हमारे साथ में, उन छात्रों के, उन बच्चों के जो कि ईरान में फंसे हुए हैं। इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि बच्चों को निकाला जाए, भारतीय नागरिक जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए वहाँ से, और उसके लिए हर मुफीद प्रयास भी भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। फिलहाल इसका अंजाम क्या होगा ये वक्त बताएगा। अमेरिका की भी एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है, पर अमेरिका की एंट्री कब तक रहेगी, कब तक अंजाम इसका समझ में आएगा, ये कुछ दिनों में पता चल पाएगा।